सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथरी कॉमर्स एकेडमी क्लास 11। क्या हाल चाल है आप लोगों के। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों का जो सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स का, उससे रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी अकाउंट्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर आ गई होगी, वो आप लोग जा करके चेक कर लो, जिसके अंदर मैंने बात करी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है। अब आगे की जो डिस्कशन है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वो हम आज करेंगे। अब अकाउंटिंग अगर हम मेंटेन कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो है यहाँ पर जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन को जो है वो मेंटली याद रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो है वो प्रॉपर वे में हम एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर जितने भी मेरे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकती हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मुझे मिल जाता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, अब कोई भी बिजनेस आप करो तो वहाँ पर जो है वो एट द एंड आपको ये तो पता करना ही है कि आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। तो अब इसके अंदर जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, वहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर हमने समराइजिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था कि समराइजिंग के टाइम पे जो है वो कंपनी 3 अकाउंट बनाती हैं। एक बनाती है ट्रायल बैलेंस, एक बनाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये तीनों को मिला करके हम कहते हैं कि ये क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनल अकाउंट है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है कंपनी का, तो उसके लिए जो है वो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मुझे पता चलेगा कि कंपनी को जो है वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दूसरा जो है वो हम किस नाम से जानते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो ये तो चीज़ मुझे बनानी ही पड़ेगी। अब अगर यही चीज़ नहीं बनेगी आपकी, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है। तो इसीलिए जो है वो हम सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें क्या पता करना होता है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। थर्ड जो है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशंस को भी डिटरमाइन करना है कि हम जो है वो कहाँ पर खड़े हैं। बिकॉज अगर बिजनेस मैंने स्टार्ट करा है, से हमारा फिस्कल ईयर जो है वो हमेशा ही क्या रहता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। अब इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा ईयर है, फिस्कल ईयर है, ठीक है। अकाउंटिंग का इसको क्या कहा जाता है, फिस्कल ईयर। तो अगर मैं 1 अप्रैल से बिजनेस की शुरुआत कर रही हूँ, तो 1 अप्रैल से लेकर के जो मेरा 31 मार्च मतलब 1 साल के पीरियड के अंदर मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको भी मुझे पता करना है। तो वो तो आपको अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आप क्या चेक करोगे, बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये भी मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में समझाया था। समराइजिंग के अंदर जो है वो आप ये 3 चीज़ बनाते हो, ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट जो है वो किसी भी कंपनी की क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो किसी भी कंपनी का क्या बताता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है। और उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो मैनेजमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। बिकॉज देखो, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डिसीजन लेना। तो अगर अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उसको अकाउंटिंग डेटा जो है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही उसको पता चलती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो उसी के बेसिस के ऊपर जो है वो फ्यूचर के डिसीजंस को लेता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इफेक्टिव
कंट्रोल करना। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को जो है वो नहीं होने देना। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो आपको तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प से ही जो है वो मैनेजमेंट आगे चाहे इफेक्टिव कंट्रोल हो, चाहे डिसीजंस लेने हो, आगे कंपनी को किस तरीके से लेके जाना है उसके बारे में, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर कितने पॉइंट समझ लिए, 4 समझ लिए कि अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन करना है हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है, फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पता करना है, मैनेजमेंट को ये फैसिलिटेट करता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर आए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एट दी एंड जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, यूज़र्स को। यूज़र्स हमारे 2 हैं। अब ये यूज़र्स जो है वो इंटरनल यूज़र हो या एक्सटर्नल यूज़र हो, एट दी एंड ये दोनों ही जो है वो डिमांड करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आप कैसे कब दिखा सकते हो इन लोगों को, जब आपने अकाउंटिंग को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करा होगा तभी तो दिखा सकते हो ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो देखो अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करता है। तो अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है तो उसके अंदर आपके जितने भी बिजनेस के असेट्स है वो बिजनेस के असेट्स की भी सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग हुई होगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको ईच एंड एवरी जो भी तुम्हारा असेट्स है, चाहे वो मशीनरी हो चाहे वो फर्नीचर हो, सबकी इन्फॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हेल्पफुल हो जाता है कि ये मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को हेल्प कर देता है असेट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ पे लिखी हुई है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कितने असेट्स हमने खरीदे हैं या कितने असेट्स हमने बेचे हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ख़त्म हो गए हैं। क्विक रिकैप ले लेते हैं इसके बारे में कि हमने अभी तक क्या करा है। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो भी अभी तक हमने समझा है वो फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो है वो क्या करता है, यहाँ पर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, इस वजह से जो है वो हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी का अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो मुझे वो अकाउंट से ही पता चलेगा। तीसरा, अगर मुझे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो भी मुझे जो है वो अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजंस आगे लेता है वो अकाउंटिंग डेटा के बेस पे ही लेता है, तो ये फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट को वाइल टेकिंग बिजनेस डिसीजन। देन नेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, बिकॉज हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो जो हमारे यूज़र्स हैं बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं और उसी के बेसिस पे फिर हम आगे के बिजनेस डिसीजंस ये लोग भी लेते हैं और हमारे लिए भी वो बेनिफिट करते हैं। देन लास्ट आ जाता है हमारा क्या, कि ये प्रोटेक्ट करता है बिजनेस असेट्स को। ठीक है, बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करता है, बिकॉज जितने भी हमारे बिजनेस के असेट्स हैं उसकी सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है अकाउंटिंग के अंदर, तो इस वजह से तो ये सारे जो है वो हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए हमारे, और अब हमें जो है वो करने हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत जल्दी ले लेते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि जिसने अभी ऑब्जेक्टिव समझे हैं उसके लिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट फंक्शंस के जो है वो रिपीट हो रहे हैं जो हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का, वो हमारा क्या हो जाता है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, देखो अब तक तो अगर मेरे साथ पढ़ते आए हो तो
तो ये तो तुम लोगों को पता हो ही जाना चाहिए कि अकाउंटिंग जो है वो हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से आ जाते हैं। बिकॉज हम जो है वो जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकती हूँ उसकी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब तक आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी वर्ड आए इसका मतलब पता चल जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जब हम समराइजिंग वाला पॉइंट कर रहे थे वहाँ बताया था कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आता है इसका मतलब हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस की, बोलो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एंड बैलेंस शीट की। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फंक्शन है जहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। देखो अभी हम ऑब्जेक्टिव्स में करते हुए आए हैं कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। मैनेजमेंट को जो है वो टाइम टू टाइम वेरियस डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेसेस को लेकर के। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर मैनेजमेंट को कौन हेल्प करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलता है कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना ग्रोथ हो रहा है। तो मैनेजमेंट को यही सारी चीज़ों को देखते हुए आगे जो है वो फ्यूचर के डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो जितने भी तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं ना वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है अगर आपका किसी के साथ डिस्प्यूट्स हो रहा है तो अगर आप उसके लिए केस लड़ रहे हो कोर्ट के अंदर तो वहाँ पर जो है वो एज अ प्रूफ आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हो। तो देख लो, सोच लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो कितना बेनिफिट है। इसीलिए जो है वो हर कंपनी, हर बिजनेस जो है वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, बिकॉज ये काम करता है एज अ लीगल प्रूफ। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। अब ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अब कम्युनिकेट, अगर जितनी भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उसको कम्युनिकेट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में भी हमारा लास्ट पॉइंट यही था कि जितने भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में मेंटेन कर रहे हैं या जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो एट द एंड हम कम्युनिकेट कर देते हैं। किसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनल यूज़र्स को एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को। समझा चुकी हूँ मैं तुम लोगों को ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, अब इनको जो है वो कंपनी क्या करती हैं, टाइम टू टाइम हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को शो करती हैं ताकि एप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्विकली क्या हो गया, एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी हेल्प करता है एंड कम्युनिकेट करता है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को हमारे एंड यूज़र्स को। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसके ऊपर, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। देखो एडवांटेजेस जो है ना, अब आप लोगों को मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट करा है और आपने मेरे साथ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ लिए होंगे या ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस अभी जो हम कर रहे हैं उसको अगर समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग को मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए कितना बेनिफिटेड है। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो उसका फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या है, क्या मेंटेन करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। हर कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं तो वो आपकी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है या अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, तो कितना बेनिफिटेड है अकाउंटिंग, ये देखो। दूसरा अगेन वर्ड आ गया, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट को जब वेरियस डिसीजन लेने होते हैं बेटा, और डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसीलिए हमारा सेकेंड एडवांटेजेस क्या है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट।
मेमोरी को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो अब बिजनेस के अंदर देखो इतने सारा ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को आपको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अगर आपने लिखे नहीं हैं तो मिस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो तो उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती हैं। तो ये मेमोरी को क्या कर देता है, रिप्लेस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ईयर ऑन ईयर हम ग्रोथ कर रहे हैं या हम लॉस कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल है या नहीं हैं, हम कहाँ पर थे कहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके लिए हमें कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी। और कंपैरेटिव स्टडी आप तभी कर सकते हो जब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हो गया हमारा फैसिलिटेट लोन्स। अब देखो लोन अगर आपको चाहिए तो लोन आपको कौन देगा, या तो बैंक देती है या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन जो है वो किसके बेसिस पे देती है आपको, आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर देगी। आप कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती हैं पहले लोन देने से पहले, बिकॉज आपका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दिखाएगा कि आप प्रॉफिट कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, और प्रॉफिट है, ग्रोथ है, तभी जा कर के आपको जो है वो लोन मिलेगी, अदरवाइज तो आपको लोन नहीं मिल सकती हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लोन भी चाहिए तो। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर जो है वो इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ जाता है, 3 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप सेफ है कि 5 पॉइंट एडवांटेजेस के याद कर लो। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो अकाउंटिंग जो है वो हम समझ के करेंगे, ना कि रट्टा मार के। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हो गए हमारे। नेक्स्ट आ गया अब हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी ले लेते हैं, क्योंकि जिसके जितने फ़ायदे होते हैं उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस के अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम जितने भी अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे करते हैं, फिर भी ये एग्जैक्ट नहीं कहला रही हैं। तो रीज़न क्या है कि कंपनी जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ एस्टीमेट्स लेकर के चलती हैं। क्या एस्टीमेट्स लेकर के चलती हैं, यूज़फुल लाइफ ऑफ एन असेट को एस्टीमेट करती हैं कि एक असेट की यूज़फुल लाइफ कितनी है। दूसरा प्रोवाइड करती हैं किसे, डाउटफुल डेट्स को। बोलोगे कि मैम ये क्या भयंकर शब्द बोल रही हो, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये डाउटफुल डेट्स का मतलब ये हो जाता है, पहले समझ लो कि एक होता है टेक्निकल वर्ड आपका है डेटर। ठीक है, डेटर कौन होते हैं, जिसको मैंने आज की तारीख में क्रेडिट में सेल करा है और वो मुझे इन फ्यूचर आकर के पेमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे ये लेकर के मैं चल रही हूँ कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो डेटर मुझे पेमेंट ना करे, है ना। तो डाउटफुल है कि हो सकता है पेमेंट कर भी दें, हो सकता है पेमेंट ना करे। तो क्या करेंगे, अगर इन केस वो मुझे पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस के अंदर कंपनी जो है वो एस्टीमेट करके रखती हैं, प्रोवाइड करती हैं डाउटफुल डेट्स को। तो इन सारी रीजंस की वजह से जो है वो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जो है वो कहा गया है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं हम अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा कह रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। तो इसके लिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन को। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर जो है वो समझेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड आ रही होगी आपको, तो उसके लिए आप इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब इस बीच में ये साउंड के लिए मैं रुकूंगी तो मेरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकेंड जो लिमिटेशन है वो क्या है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को अकाउंटिंग फॉलो करता है अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा है, वो क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो
फॉरसीएबल पीरियड के लिए चलता ही जाएगा, ठीक है, फॉरसीएबल फ्यूचर है इसका। तो अब इस बेसिस के ऊपर जो है वो हम ये थॉट प्रोसेस के साथ सारे असेट्स को जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब ये असेट्स जितने भी रिकॉर्ड होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपको पता है कि एट द टाइम जो जैसे जैसे इसकी ईयर ऑन ईयर असेट्स की वैल्यू जो है वो क्या होती चली जाती हैं, डेप्रिशिएट, ठीक है। तो हम फिर उसको इसी बेसिस के ऊपर क्या करने लग जाते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। तो हो सकता है कि ये असेट्स की वैल्यू जो है जो हमने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी है वो बुक वैल्यू के हिसाब से रियलाइज्ड ना हो, इस वजह से जो है वो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं जो कि हमारा आगे आने वाला चैप्टर से उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को यहाँ समझाया है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने ये समझा है कि असेट्स की वैल्यू जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। तो हो सकता है कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो उस हिसाब की ना हो जो रिकॉर्ड करी गई है, इसीलिए अनरियलिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इग्नोर करती हैं किसको, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, ठीक है। अब देखो अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगी वही रिकॉर्डिंग होगी जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकती हूँ। अगर मनी में मेजरेबल नहीं है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। मतलब वो सिर्फ क्वान्टिटेटिव डेटा को ही इंपॉर्टेंट दे रहा है, क्वालिटेटिव डेटा को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपका ह्यूमन स्टाफ है तो ह्यूमन स्टाफ अगर अच्छा नहीं है तो आप ग्रोथ करो या प्रॉफिट करो कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो कम्प्लीटली इग्नोर करता है इसकी क्वालिटी को अकाउंटिंग, ठीक है। इसीलिए जो है ये इसकी लिमिटेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी, अकाउंटिंग इग्नोर करती हैं किसको, प्राइस लेवल चेंजेस को। अब यहाँ पर भी देखो अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं जो कि कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो रहा है कि हम जितनी भी अकाउंटिंग के अंदर असेट्स की रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करने का मतलब ये हो जाता है कि अगर एक असेट की प्राइस 2 लाख रुपीज़ है आज की तारीख में जो मैंने उसको ख़रीदा, तो मैंने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये 2 लाख रुपीज़ के ऊपर ही उसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। बट आपको भी पता है कि प्राइस लेवल जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, वो कीप्स चेंजिंग है। तो अगर मैं एक असेट की वैल्यू आज की तारीख में 2 लाख रुपया लिख रही हूँ तो इन फ्यूचर हो सकता है वो कम भी हो, वो ज़्यादा भी हो। तो यहाँ पे अकाउंटिंग क्या कर रहा है, प्राइस लेवल को स्टेबल कर रहा है। तो इस वजह से जो है ये अकाउंटिंग का डीमेरिट है कि वो इग्नोर करता है कि प्राइस कभी भी जो है वो स्टेगनेंट नहीं हो सकता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट डीमेरिट जो इसका है वो है अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग जो है वो आप लोगों के लिए नया वर्ड है। विंडो ड्रेसिंग देखो क्या कहता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन। किस चीज़ के साथ हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन विथ अकाउंटिंग डेटा। जितनी भी हमारे अकाउंटिंग डेटा हैं जो कि नंबर्स टर्म्स में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म के डेटा को अगर हम मैनिपुलेट इजीली कर सकते हैं, 10,000 को मैं 1,000 भी बना सकती हूँ और 10,000 को मैं 1 लाख भी बना सकती हूँ। मैं बहुत सॉरी बोल रही हूँ इस साउंड के लिए। तो देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। 10,000 को आप 1,000 भी कर सकते हो, 1,000 को आप 10,000 भी कर सकते हो और 10,000 को 1 लाख भी कर सकते हो। तो आपको भी पता है कि अकाउंटिंग की कितनी बड़ी लिमिटेशन है, जहां पर इजीली मैनिपुलेट हो जाता है अकाउंटिंग डेटा के साथ, नंबर्स के साथ, जिसको वर्ड दिया गया है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। क्या वर्ड है उसके लिए, विंडो ड्रेसिंग, वेरी फैंसी वर्ड, और अच्छे से आप इसको याद कर लो। तो हमारे जो है वो ये डीमेरिट्स क्या हो गया अकाउंटिंग के, सबसे पहला तो एग्जैक्ट नहीं है पूरी तरीके से, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है, प्राइस लेवल चेंजेस को भी जो है ये इग्नोर करता है, एंड देन विंडो ड्रेसिंग मतलब अकाउंटिंग डेटा के साथ मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर कंप्लीट लिमिटेशंस भी। आई होप आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ अकाउंटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी रहो, क्योंकि अकाउंटिंग हम जो है वो इजी बना रहे हैं, थ्योरी पार्ट जो है वो हम समझ के कर रहे हैं, रट्टा मार के नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।